फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर का आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके कक्षा से संबंधित किसी भी विषय का वीडियो या एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चैप्टर देखिएगा। चैप्टर का जो नाम है इतिहास की अवधारणा, और ये जो प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपके प्रश्न पुस्तक होंगे, प्रश्न उत्तर होंगे। जैसे पहला देख सकते हैं, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों को आपको भरना है। पहला है कि इतिहास की पुस्तकों में डैश वर्णन कहानी की तरह नहीं होता है। तो किसका वर्णन कहानी की तरह नहीं होता है? तो घटनाओं का, यानी अतीत में जो भी घटी हुई घटनाएं होती है वो इतिहास की पुस्तक में उसका जो वर्णन है ना, वो कहानी की तरह आपको देखने को नहीं मिलता। 2 नंबर, ग्रीक जो इतिहासकारक है जिनका नाम है हेरोडोटस, उन्होंने ही इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक, तो उस इतिहासकार का नाम क्या है? हेरोडोटस, जिसको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक भी कहा जाता है, इतिहास के पिता भी कहा जाता है। किसको? तो हेरोडोटस को। भारत में 3 नंबर, भारत में आलू खाने की प्रथा डैश शुरुआत की थी। ताकि ये भारत में आलू खाने की जो प्रथा है वो किसने शुरुआत कर दी? तो पुर्तगालियों ने, यानी ये पुर्तगाली ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीयों को सिखाया कि कैसे आलू खाया जाता है। जंगल को काटकर डैश करना शुरू किया। तो जंगल को काटकर खेती करना शुरू की, क्योंकि जंगल को काटते गए और इस तरह से उन्होंने खेती करना शुरू की। अगला, धर्म प्रचार का माध्यम क्या बना? तो जन भाषा, जो कि जनता की जो भाषा थी। इतिहास एक तरह का क्या होता है? इतिहास एक तरह का जासूस होता है, जिसका काम होता है जासूस करना, मतलब जासूसी करना। यहाँ पर बेमेल शब्दों को खोजकर लिखें। पहला है युद्ध, साल, तारीख और मंदिर। तो इसमें से क्या आपको अलग दिख रहा है? फीमेल शब्द, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो इस और से मैच नहीं करेगा। तो इतिहास में युद्ध का, साल का और तारीख का जिक्र होता है, और मंदिर का तो ये अलग हो जाएगा। ख नंबर, साल, शताब्दी, सहस्ताब्दी, यानी इतिहास की घटनाओं को हम लोग साल में, शताब्दी में, सहस्ताब्दी में वर्णन मिल सकता है, पर मिनट में तो इसका जिक्र ही नहीं हुआ है कितने मिनट है। ग नंबर, लेख, मुद्रा, स्थाप्य, युद्ध, यानी इसमें हो जाएगा आपका युद्ध। साथी, विदेशी, परदेशी, अजनबी, इसमें हो जाएगा आपका साथी। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत। युग, घंटा, मिनट, सेकंड, तो इसमें हो जाएगा आपका युग, क्योंकि घंटा, मिनट और सेकंड ये समय का सूचक। और प्राचीन, मध्य, घंटा और आधुनिक, तो यहाँ पर आपके प्राचीन, मध्य और आधुनिक जो है ये इतिहास को बांटा गया है, पर ये घंटा इससे अलग हो जाएगा। अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य और पर्यटन, इसमें पर्यटन को अलग करना है। मंदिर, ताजमहल, कारीगर और सैनिक, तो सैनिक, क्योंकि मंदिर, ताजमहल और कारीगर ये सभी कला से जुड़े हैं,
सैनिक नहीं। इतिहासकार, टुकड़ा, सूत्र और जगह। इसमें जगह अलग कर लीजिए, क्योंकि इतिहासकार टुकड़े टुकड़े और सूत्र को जोड़ जोड़ कर इतिहास की रचना करता है। आइए आगे देखते हैं। अब दिया है संक्षिप्त में उत्तर लिखनी है 50 शब्दों में, और ये जो आपके प्रश्न है वो आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए आते हैं एक प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की समझ यही है कि इतिहास याद रखना कठिन क्यों है। तो किसी भी पुरानी बात को, मतलब वो रहे किसी भी पुरानी बात, कितनी भी पुरानी बात क्यों ना हो, अगर कहानी की तरह उसे कहा जाएगा ना तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन समस्या यही है कि जो इतिहास की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में इन घटनाओं का वर्णन कहानी की तरह नहीं होता है। यानी जो भी घटनाएं घटी है अतीत में, उन घटनाओं का वर्णन, मतलब कहा जाए तो इतिहास की पुस्तक में कहानी की तरह उसका वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ की राजाओं का सामान्य परिचय, युद्ध के साल तारीख आदि का उल्लेख जो मात्र रहता है, और नाम तो एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको यह साल तारीख याद भी नहीं रहता है, और कितने भी कौन किसके बाद आया यह सब याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए इतिहास याद रखना कठिन होता है। दूसरा है घटनाओं के समय काल को जानना जरूरी क्यों है। तो जिन घटनाओं का वर्णन इतिहास की पुस्तक में मिलता है, जिन घटनाओं का वर्णन इतिहास की पुस्तक में मिलता है, वे आज से बहुत वर्ष पहले न घटित हुई है। साथ ही सारी घटनाएं एक दिन में, एक साल में घटित नहीं हुई है। तब कैसे जान पाएंगे कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई। अतः इसी के लिए घटनाओं के समय काल को जानना जरूरी है। एक दिन में तो कोई घटना घटा नहीं है या एक साल में, तो उन सभी को जानने के लिए हमें इतिहास के समय काल को जानना जरूरी होता है। इतिहास के समय को कैसे मापते हैं। इतिहास के समय को मापते समय जो इतिहासकार हैं महीना, साल, शताब्दी, सहस्त्राब्दी आदि की जरूरत पड़ता है। यानी कि किसी भी इतिहास की अगर समय को मापना है तो इतिहास के समय को मापते समय तारीख भी लगता है, महीना भी लगता है, साल भी, सहस्त्राब्दी, शताब्दी भी लगता है। जैसे कि मानिए कि हमारा देश ही कब आजाद हुआ, तब उसके लिए आपको एक डेट भी बताना होगा, महीना भी बताना होगा और साल भी बता देते हैं। ठीक, तो उसी तरह से कोई भी घटनाओं को मापते समय आपको तारीख, महीना, साल, शताब्दी और सहस्त्राब्दी इन सभी की आवश्यकता होती है। कठिन नाम और उपनाम से छुटकारा पाना क्या कोई दूसरा, मतलब पाने का क्या कोई दूसरा उपाय है। कठिन नाम, जो कठिन नाम पता को लेकर एक चिंता तो है ही, यानी कठिन नाम पता को लेकर एक चिंता तो है ही। किसी के भी नाम के अंत में यदि गंगाई, कोडचोल, सकलोतर, पथनाथ जैसे उपनाम हो, और किसी का नाम इतना लंबा हो जैसे कि इख्तियारुद्दीन, मोहम्मद, बख्तियार खिलजी, अब इस तरह के नाम और उपनाम को याद रखना बहुत कठिन है। इसीलिए इनसे छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ इतिहास और इतिहास में ऐसे ऐसे नाम जो राजा महाराजा के हैं वो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, और इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं छुटकारा पाने। इतिहास को जानना किसे कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए ना तो वर्षों पहले घटित हुई, बहुत साल पहले घटित हुई ये जो विभिन्न घटनाओं
अधिकांश लोगों द्वारा अलग अलग कार्य करने के कारण और उनके परिणामों को जानने की चेष्टा करना ही तो इतिहास कहलाता है। यानी बहुत समय पहले घटित हुई कोई भी घटनाएं और अधिकांश लोगों द्वारा जो अलग अलग कार्य करते हैं और उसका जो परिणाम निकलता है कि आखिर ये लोग काहे ये काम करते हैं, अब इसी को जानने की जो चेष्टा है ना, वो इतिहास कहलाता है। इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? ऐसी बहुत सी घटनाएं जो अतीत में घटित हुई है जिसका प्रभाव आज भी हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ता है। खास क्वेश्चन है, ठीक लगा हुआ देख सकते हैं। यानी इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? तो ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाएं अतीत में घटित हुई है, अतीत मतलब बहुत समय पहले, जिसका प्रभाव आज भी हमारे चारों तरफ दिखाई देता है। घटना घटा अतीत में बहुत समय पहले, पर उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। इसीलिए इन कार्यों और घटनाओं के संबंध में हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए कि आखिर क्यों इसका प्रभाव आज दिखाई दे रहा है, और इसी के लिए हम लोग इतिहास पढ़ने लगते हैं। यानी उस घटनाओं को जानने के लिए क्या कि इसका जो क्या प्रभाव है, और उसके लिए आपको अतीत में चला जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासकार जानने का क्या स्रोत है? अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्रोत आपको उपलब्ध हैं? तो प्राचीन भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी लाइन से कोई भी इतिहास लिखा नहीं है। इसी कारण प्राचीन इतिहास के लेखन में अनेक कठिनाई उत्पन्न हुई है। फिर भी इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत में क्रमबद्ध इतिहास का स्वरूप प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारत के इतिहासकार के कुछ प्रमुख जो स्रोत हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, कैसे आप इतिहास जान सकते हैं? तो धार्मिक अथवा अनैतिहासिक ग्रंथ को पढ़कर, इसके साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथ को भी पढ़कर, अभिलेख से, प्राचीन प्राचीन जो स्मारक है उनको देख देख कर आप चाहे तो भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। सिक्के से, विदेशियों ने जो आए उनके जो उन्होंने विवरण लिखा है उससे आप पढ़कर चाहे तो भारतीय इतिहास को जानने का एक तरह से कहा जाए तो जान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास सिर्फ प्राचीन काल की कहानी नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इतिहास हम प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। सभ्यता के पथ पर चलने के लिए मनुष्य जाति ने युगों से प्रयास किए। यानी सभ्यता के पथ पर चलने के लिए कि हाँ चलो हमको भी सभ्यता के साथ साथ चलना है, उसके लिए मनुष्य जाति ने युगों से प्रयास किया, और उसका जो विवरण ही इतिहास की कथा वस्तु है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि हम अपने अतीत यानी बीते हुए समय के बारे में जानने समझने के लिए ही तो इतिहास पढ़ते हैं कि आखिर हम लोग कैसे सभ्यता के साथ जुड़े, कैसे सभ्यता के साथ पग से पग मिलाते हुए चलने लगे। तो ये सभी चीजों को जानने के लिए, या अतीत की बीती हुई बातों को, अतीत में हुई घटनाओं को जानने के लिए भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न देशों के इतिहास एक समान क्यों नहीं होते हैं? तो सभ्यता की दिशा में मनुष्य की प्रगति, यानी सभ्यता की दिशा में मनुष्य की प्रगति निर्भर करती है। सभ्यता की दिशा में मनुष्य की प्रगति निर्भर करती है, और उसकी व्यक्तिगत क्षमता और परिस्थितियों के ऊपर पृथ्वी के सभी देशों के लोगों की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। इसीलिए तो भिन्न भिन्न देशों का इतिहास एक समान नहीं होते। यानी कहने का मतलब है, सभ्यता के दिशा में मनुष्य की प्रगति निर्भर करती है, और उसकी व्यक्तिगत क्षमता, मनुष्य की जो व्यक्तिगत क्षमता होती है, और परिस्थितियों के ऊपर पृथ्वी के सभी देशों के लोगों की स्थिति एक जैसा नहीं होता है। हर देश के लोगों की स्थिति अलग अलग होती है, और जब स्थिति अलग अलग होगा तो इतिहासों भी तो अलग अलग होगा, यानी एक समान नहीं होगा। इतिहास को कितने युगों में विभाजित किया गया है?
एक पूरे दिन को घंटा मिनट सेकेंड में बांटना आसान है। अगर आप चाहें तो एक दिन होगा ना जो 24 घंटे का होता है, उसको घंटा में, मिनट और सेकेंड में बांट सकिए, लेकिन हजारों वर्षों के इतिहास को इनमें बांटना काफी मुश्किल है। इसीलिए इतिहासकार ने क्या किया, लंबे समय को युग के आधार पर बांट दिया। युग, ठीक, जैसे कि इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 युगों में विभाजित करके, और इतिहास को एक तरह से उनका मार्गदर्शन कर दिया कि यहाँ से यहाँ का जो समय होगा, यानी बहुत पहले जो घटनाएं घटित होगी वह प्राचीन हो गया, जो बीच का होगा वो हमारा मध्य हो गया, और उसके मतलब बाद जो हुआ होगा, जो भी चल रहा है मतलब अभी से पहले, वो आधुनिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्ययुगीन भारत कैसा था? तो कई लोगों का मानना है कि मध्ययुगीन में भारतीय मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। मध्ययुग, पहला युग प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक। तो जो बहुत पहले घटना घटी है वो तो आपका प्राचीन था, ठीक। उसके जो कहा जाए तो पहले जो आया वो हो गया एक तरह से मध्य, और उससे भी जो पहले आया वो है आधुनिक, जो अभी कुछ साल मतलब कुछ वर्ष पहले का। तो यहाँ पर देखिएगा कि कई कई लोगों का मानना है कि मध्य युग में भारतीय मनुष्य जीवन पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था, और किसी भी क्षेत्र में कोई भी विशेष उन्नति नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है जी, ये बात बिल्कुल गलत है। इतिहास को खोजने से पता चलता है कि उस समय में भारत के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी उन्नति की थी। साथ ही साथ नए यंत्रों की खोज की। कब? तो मध्य युग में ही। मध्य युग एक समय होगा, पीरियड होगा। यहाँ तक कि तांत से बनी हुई वस्तुओं का भी आविष्कार मध्य युग में हुआ। यहाँ तक युद्ध संबंधी जितने भी उपकरण का आविष्कार हुआ या विज्ञान का जो प्रभाव हुआ, ये सभी तो मध्य युग में आपको देखने को मिलेगा। आगे धर्म के क्षेत्र में ये मध्य युग ने नई खोजों का क्या परिणाम क्या हुआ? तो मध्य युग में धर्म के क्षेत्र में भी कुछ नवीन खोजें हुई, और यह बतलाया गया कि ईश्वर को कर्मकांड या आडंबर नहीं, भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप चाहे तो कर्मकांड या आडंबर से प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को पाना है तो आपको भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और धर्म प्रचार का माध्यम जन भाषा बनी, यानी जनता की जो भाषा थी, जिस जनता की जो भाषा थी, जिससे परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का भी विकास होने लगा। आइए 4 नंबर, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। भारत के विभिन्न नामकरण की क्या आवश्यकता थी? ईसा से पूर्व, ईसा के जन्म से पहले 5वीं या 6वीं शताब्दी में एक ग्रीक इतिहासकारक थे जिनका नाम था हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया हमारे देश के लिए, इंडिया। वे कभी भी यहाँ नहीं आए थे। पारसी लेखों को पढ़कर उन्होंने भारत के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली। सोचिए, ये हेरोडोटस जो कभी भारत नहीं आया, पर पारसी लेखों में पढ़कर उनको बहुत सारी जानकारी भारत की प्राप्त हो गई। और उत्तर पश्चिम भारत का वो जो सिंध नदी है और द्वीप के आसपास का क्षेत्र वो कुछ समय के लिए पारसी साम्राज्य के अंतर्गत में शामिल था। यानी उत्तर भारत का जो सिंध नदी और द्वीप के आसपास का जो क्षेत्र था वो कुछ समय के लिए न पारसी साम्राज्य के अंतर्गत था, और उस समय इस अंचल का नाम हिंदूस था। और ईरानी भाषा में स का जो उच्चारण नहीं हो पाता है, इसीलिए स परिवर्तित होकर ह हो गया, और वही
सिंधु के आसपास का क्षेत्र अब हिंदुस के नाम से जाना जाने लगा। और ग्रीक भाषा में ह का भी फिर उच्चारण नहीं था और इसकी विकल्प था ई। अतः अब सिंधु से हिंदुस और हिंदुस से ग्रीक में यह परिवर्तन होकर इंडिया हो गया। और विदेशी तथ्य सूत्रों में एक नया नाम का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम था हिंदुस्तान। अतः अरबी फारसी भाषा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बार बार की हुआ है। खुदाई में प्राप्त ईरानी काल के शिलालेख 262 में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। 10वीं के अंतिम दशक में भी अज्ञात लेखक द्वारा रंजित जो हुदुद अल आलम ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग भारत के राज्य के लिए हुआ है, यानी समस्त भारत के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य युगीन काल और साहित्य से किन किन विषयों का जानकारी मिलता है या परिचय मिलता है? कला हो या साहित्य, इनमें गरीब साम्राज्य की चर्चा नहीं के बराबर मिलती है। यानी कला हो या साहित्य हो, उसमें न गरीब लोगों का उतना जानकारी मिलने वाला नहीं है। उसमें अधिकांश शासकों का गुणगान ही तो भरा रहता है। जितना देखिएगा राजा महाराजा की कहानी उसमें रहेगा। कला और साहित्य के साथ शासकों का नाम जुड़ा रहता है, ना कि किसी गरीब जनता का। तभी तो कहा जाता है राष्ट्रकूट एवं चोल शासकों ने अनेक भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया। ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने किया। साधारण कारीगर या कलाकार जिन्होंने मंदिर या ताजमहल के निर्माण में अपना योगदान दिया, उनमें से अधिकांश के नाम से हम तो परिचित ही नहीं कि किसने बनवाया, किसने डिजाइन किया, बस शासक वर्ग का नाम होता है। अगला है क्वेश्चन, इतिहासकार को आखिर जासूस की संज्ञा क्यों दी गई है? तो हमें इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने से पहले हमें भले ही अच्छा ना लगे, यानी हमें इतिहास की पुस्तक को पढ़ने में भले ही अच्छा ना लगे, तिलमी पुस्तकों को पढ़ने में कौतूहल उत्पन्न करता है। वास्तव में इतिहास जासूसी तो है। कहानी में जासूस बिखरे हुए तथ्यों को इकट्ठा कर सूत्रों की खोज लेते हैं। यानी इतिहासकार को एक तरह से जासूस कहा गया है। क्योंकि क्या होता है कि जो इतिहासकार होते हैं ना, वो जो भिन्न भिन्न छोटे छोटे मतलब जो तथ्य होते हैं, जो जानकारी होते हैं, उन्हीं जानकारी को इकट्ठा करते करते एक नई कहानी की रचना कर देते हैं। एक नए मतलब कहा जाए तो कहानी को ही कहेंगे, उसकी रचना करते हैं। और इस तरह से इतिहासकार भी एक बिखरे हुए सूत्रों को खोज कर अतीत में घटित हुई जो भी घटनाएं होती है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए इतिहासकार को जासूस कहा गया है या उसकी संज्ञा दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा क्या लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चैप्टर को समझ सके। और अगर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।